अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम और हसास टॉपिक पर हम बात करेंगे फेक इनकाउंटर्स पर, यानी जाली या मशकूक पुलिस मुकाबलों पर, जो कि यकीनन मुआवरा अदालत या मुआवरा कानून कत्ल कहलाते हैं, जिनमें हमेशा हमने ये देखा कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान, और वो भी वो मुल्ज़िमान जो एतराफ़ जुर्म कर चुके हों, जिनके ख़िलाफ़ शवाहिद जो है वो भी काफ़ी हों पुलिस के पास। लेकिन अचानक ये होता है कि अदालत में चालान जमा कराने से कबल एक पुलिस मुकाबला जाहिर किया जाता है, जो कि बेशतर रात की तारीकी या अलसुबह होता है और सुनसान जगह पे होता है। एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे जिसका कोई पुलिस के अलावा जिसका कोई एनी शाहिद नहीं होता, जहाँ पे कोई CCTV फुटेजेस नहीं होती। और फिर पुलिस का बयान ये आता है कि जनाब हम कुछ वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा या कुछ और चीज़ें जो भी थी वो बाजियाब कराने लेकर जा रहे थे, और जाए वक़ुआ पर कि अचानक मुल्जिम के मुसल्लह साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, क्रॉस फायर हुआ। उस क्रॉस फायर में मुल्जिम मारा गया, जबकि उसके साथी जो हैं वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। हर दूसरी तीसरी FIR है इस तरह की, उसमें जो है वो मुकाम चेंज होता है, इसके अलावा उस मुल्ज़िम का नाम चेंज होता है, वक्त चेंज होता है, लेकिन बाकी वारदात जो है वो तकरीबन एक जैसी ही होती है। ये क्यों होता है, और बेशतर केसेस में अदालत में चालान जमा कराने से कबल ये सारी वारदातें क्यों होती हैं? क्या पुलिस को खुद अदालती निज़ाम के ऊपर भरोसा नहीं, या अपनी प्रोसिक्यूशन के ऊपर भरोसा नहीं? मसला क्या है? इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मारूफ क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब ने, जो कि इस तरह की क्राइम रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त का। जी जावेद मसूदी साहब, आप बताइए क्यों हमेशा ऐसा होता है? एक बड़ी तारीख है, वो नकीबुल्लाह महसूद 2018 के केस हो, या उसके बाद हम उसामा सती इस्लामाबाद में 2000 रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, या उसके अलावा फरवरी 2025 में सराय आलमगीर में जो एक 4 साल बच्ची थी जोरा, जिसके अगवा और फिर उसका रेप और फिर कत्ल, और उसके मुल्जिम के साथ यही हुआ। उससे पहले सियासी तौर पे भी ऐसा हुआ, 92 का ऑपरेशन आपको याद होगा, एक जमात के खिलाफ। तो क्यों होता है ऐसा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इतने हसास मौजू के पर मुझे बुलाया और अपने ख्याल के इज़हार का मौका दिया। अच्छा, एनकाउंटर जो है ये बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और ऐसे शहरी जो कानून शिकनी करते हैं उनके माबैन एक तसादुम होता है। अब उस तसादुम के नतीजे में किसी को मौत की घाट उतार देना, इसको हम पुलिस एनकाउंटर कहते हैं। अब आपने सवाल किया कि ये होता क्यों है? हम तो मशकूक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, या जिन्होंने कानून शिकनी की हो। मैं पर्टिकुलरली इस वर्ड को इस्तेमाल करूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ऐसा करती क्यों है? पुलिस ऐसा इसलिए करती है कि उसको ये लगता है कि जिस शख्स को वो हदफ बना रही है वो उनके कानून की गिरफ्त से बाहर है, या ख़ुद पुलिस की अपनी रेशा दवानियों, उनके निकम्मेपन की वजह से, या उनकी रिश्वत सतानी की वजह से, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो उस शख्स पे हाथ नहीं डाल सकते, और वो शख्स माशरे के लिए इतना ख़तरनाक है कि उसको बहरहाल रास्ते से हटाना ज़रूरी होता है। अब इसमें मामला ये होता है कि हम इस बात में ज़ाहिर है ओवरऑल तो पुलिस के ऑफिसर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। एक बदकिस्मती यह है हमारे माशरे की कि ऐसे मामलात के अंदर सियासी असर रसूख का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे साथ लाहौर से एक दोस्त मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। लाहौर के वाक़यात में ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वहाँ सियासी असर रसूख की बुनियाद के ऊपर कि जिसमें ख़ुद यानी इस वक्त के वज़ीर दाखिला का भी मुशीर वज़ीर आज़म का भी नाम शामिल है, यानी राना मकबूल साहब एक वहाँ के मशहूर हैं, राना फ़ारूक साहब एक मशहूर हैं। इनके वाक़यात मशहूर हैं, बल्कि राना फ़ारूक के बारे में तो यहाँ तक ये मीडिया पे अवेलेबल मटेरियल है कि वो फरमाते हैं कि वो जिस दिन किसी को ना मारें तो उनके हाथ में खुजली होती है।
अच्छा, अब मामला यह है कि अब आप कराची की तरफ आ जाए। नहीं, पहले जरा मैं लाहौर की बात, जरा लाहौर में जो हमारे दोस्त नईम मुस्तफा साहब मौजूद हैं। साहब, क्यों बदनाम है सिंध भी और पंजाब भी, और पंजाब इस हवाले से क्योंकि वहां पे तो हमने देखा वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर का बड़ा नाम आया, फिर 1997 से 99 तक तकरीबन 850 इनकाउंटर्स में लोग मारे गए बाकायदा वहां पर। ये जावेद मसूदी उसी का रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, आबिद बॉक्सर के हवाले से बात करें तो बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है उसको, उसमें क्यों है ये ऐसा रुझान जनाब? देखिए, ये बात जो है ना, ये सबसे पहले बुनियादी बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि पुलिस मुकाबला असली या जाली नहीं होता। पुलिस मुकाबला जो है, पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी मिसाल मौजूद है। पुलिस मुकाबला होता है या जेन्युइन मुकाबला, जो स्पर ऑफ द मूवमेंट पुलिस का आमना सामना किसी ऐसे क्रिमिनल से या उसके साथियों से हो जाए जो अचानक पुलिस को हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत, जो ज़ाब्ता फौजदारी में और ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान में इजाज़त है पुलिस को, वो हिफाजत खुद इख्तियारी है, जिसके माने ये हैं कि जब पुलिस को ये खदशात लाहक हों कि हमें मारा जा सकता है, मुखालफिन जो हैं मुसल्लह हैं और किसी वक्त हम पे हमला कर सकते हैं, इसके तहत अगर पुलिस अचानक आमना सामना होने पे फायर कर दे, अगर पुलिस वाले भी जख्मी हो या हलाक हो या ना भी हो, तब भी ये साबित हो कि पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी का जो इख्तियार है वो प्रॉपर इस्तेमाल किया है। दूसरा होता है मनसूबाबंद मुकाबला, प्लान्ड एनकाउंटर। ये है जिसमें ये तय कर लिया जाता है कि कल या परसों हमने जो बंदा आज पकड़ा हुआ है उसको पार करना है मुकाबले में। लफ्ज़ पार इस्तेमाल किया गया, और उसके जवाब में पंजाब में ये जो प्रिंट मीडिया था, उसने प्रिंट मीडिया के हद तक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल में ऐसा नहीं था, प्रिंट उस वक्त था ही बहुत कम। 80s की जो आपने मिसाल दी है लेके 90s की दहाई तक, ये तकरीबन 15-16 साल, इसमें मनसूबाबंद मुकाबले हुए जिसमें पुलिस गर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। वो मनसूबाबंद मुकाबले जो हैं वो तयशुदा अमर से होते हैं, और तयशुदा अमर बाज़ औक़ात जेन्युइन भी होता है। ये नहीं है मतलब लाहौर में एक गैंग आया, उसका नाम था बंगाली गैंग, बड़े पतले दुबले से 4 नौजवान थे, वो डकैती करते थे और खुदा उनका बेड़ा गर्क करे तो वह खैर वासिले जहन्नुम हो गए। वो उसके साथ वालिदैन की आंखों के सामने बहन भाइयों की मौजूदगी में जवान बच्चियों से बदअखलाकी करते थे। तो एसएसपी लाहौर थे, उन्होंने हमें बुलाया 4 क्राइम रिपोर्टर्स को, और उनसे ही कहा जी आप इनका इंटरव्यू कर लें, और इंटरव्यू करके आप हमें बताएं कि ये जेन्युइन है। और बड़ा लाहौर में अमनो अमान जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया था उस गिरोह ने, बंगाली गैंग ने। हमने देखा, हमने उनसे मुलाकात की, और थाना मुगलपुरे में, थाना मुगलपुरा की हवालात में बंद थे, उनको बाहर निकाला गया, मुहर्रिर के कमरे में बिठाया गया, वहां हमसे हमारी मुलाकात हुई और हम मुतमईन हो गए, तीनों चारों क्राइम रिपोर्टर्स। हमने कहा जी वाकई ये बात तो ठीक है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, शहर में कई घराने जो हैं उनको बेड़ा गर्क उनका किया है, उनको जो है ना इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो जुल्म किया गया है। तो उसके बाद भी इनका घर बिल्कुल मुत्तसिल था उस थाने से, एसएसपी हाउस। वहां उन्होंने हमें बुलाया और बुला के कहा जी हाँ जी अब बताएं क्या सूरत हाल है। हमने कहा जी ये सूरत हाल है। कहता जी मैंने ये फैसला किया, एसएसपी के बकौल, जिंदा है माशाल्लाह सलामत है, वो ये कहते हैं कि जी मैंने ये फैसला किया है कि हम इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे और आज अलग सुबह इनको हम मार देंगे। मैंने कहा ये हमें आप गवाह के तौर पे पेश करना चाह रहे हैं और खुदा के आगे भी गवाही है, बंदों के आगे भी, तो बड़ी मुनासिब नहीं है बात। उन्होंने कहा जी आपने इस पे ये नहीं कहना कि जी मनसूबाबंद पुलिस मुकाबला था, जाली पुलिस मुकाबला था, पार कर दिया गया, इन अल्फाज से परहेज करें। आप ये कहें, सिर्फ अपने अखबारात में, प्रिंट मीडिया ही था, आप सिर्फ अपने अखबारात में ये कहें कि वो मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गए। हमने कोई नीम वादा करके हम लोग आ गए। उन्होंने सुबह चारों लोग जो हैं, 3 लाहौर में, 1 उकाड़े में, चारों लोग अर्ली मॉर्निंग नमाज फजर से पहले उन चारों को मार दिया, उनको मुश्किल कस के छोड़ा और उनको मार दिया। जब वो मर गए तो हमने पुलिस के साथ वो सलूक नहीं किया जो रिवायती मनसूबाबंद पुलिस मुकाबले में होता था। हमने थोड़ा सा नरम हाथ करके उसको जस्टिफाई कर दिया। जब जस्टिफाई हुआ तो उस बंदे ने, पुलिस एसएसपी के कहने पे, जिन लोगों ने मारा था वो लाहौर के नामवर पुलिस वाले थे। 4 दिन बाद उसी थाना मुगलपुरे के एसएचओ ने, एक डेरा था शाहगौर पीर, एक जगह है शाहगौर पीर, शादबाग बंद रोड के करीब महमूद बूटी में, वहां एक डेरे पे सोए हुए 5 अफराद मार दिए। मैं मौके पे गया, मैंने जाके, उसी एसएचओ ने जिसने ये 4 मारे थे, 3 यहाँ और 1 उकाड़े में, उसी एसएचओ ने वहां 5 मार दिए।
मैं जब मौके पे गया तो वहां पता लगा कि 50,000 फीकस यानी 2.5 लाख रुपए लेके उसने 5 बंदे मार दिए। मुखालफिन ने डेरे पे बुलाया था, बुला के उनको नशावर शह दी, सुला दिया, जब ख्वाब पर गोलियां उनको खिला दी और बुला के पुलिस से मरवा दिया। पुलिस ने जब एक शख्स के एसएसपी के कहने पे 4 लोग मारे तो फिर उनका हाथ खुल गया। उन्होंने 5 अफराद को दुश्मनदारी में, मुखालफत में रकम लेके मार दिया, मुआवजे के तौर पे मार दिया। ठीक, पुलिस मुकाबले जो मनसूबाबंद हैं उनका हाथ रोकना इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज जस्टिफाइड पुलिस मुकाबला भी मनसूबाबंद होगा, जस्टिफाइड, बहुत जस्टिफाइड हो, ठीक, उसके बावजूद अगर आप ये इजाजत दे देंगे इनको मावरा अदालत कत्ल की, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि शाहगौर पीर के 5 अफराद मुआवजा लेके मार दी जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं और पूछूंगा, फिर जावेद मसूदी की तरफ आऊंगा। ये बताइएगा अमूमन किस तरह के मुल्जिमान को टारगेट किया जाता है, या उनकी मंसूबाबंद मुकाबला या फेक इनकाउंटर या जाली पुलिस मुकाबला होता है, इसमें अमूमन किस तरह के मुल्जिमान होते हैं नईम साहब? देखिए, अदालत का ये काम है कि वो ये फैसला करे किसने क्या जुर्म किया, कितना कबीर जुर्म है, उसकी सजा क्या मुतय्यन है। आइन और कानून में शहादत, देखें बहुत सारी शहादतें कोलैबोरेट करनी पड़ती हैं। क्राइम सीन है, वाकयाती शहादतें हैं, साइंसी शहादतें हैं, फोरेंसिक साइंस आ गया माशाल्लाह। नहीं तो पुलिस की तो प्रोसिक्यूशन, हमारे यहाँ पुलिस की प्रोसिक्यूशन सर उस लेवल की नहीं होती। किसी शख्स को, पुलिस को, मुझे आपको इख्तियार नहीं है बिल्कुल भी नहीं ये है। कह दें जी फलां शख्स ने जुर्म किया कि नहीं किया। फर्ज करें उसके मुखालिफ ने उसे बेगुनाह बता दिया, एफआईआर के मफरूजे की बुनियाद पर, या जिस तरह इन्होंने फरमाया कि जी मुखालिफिन के कहने पे, सियासी असर और रसूख की बना पे अगर आप ये फैसला कर लें कि फलां शख्स को जे, अब देखें ना, बाज तो पुलिस की हिरासत में होते हैं, बाज को जेल से निकाल के आपके कराची की मिसालें। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा जावेद मसूदी साहब से इसके ऊपर कमेंट ले लूं जी। अमूमन क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरह के मुल्जिमान जो है उनको वो ज्यादा इस तरह के एनकाउंटर्स में आते हैं? देखें, इसमें ज्यादा तो तर जो लोग जो होते हैं वो सियासी वाबस्तगी वाले लोग होते हैं, या जो रियासत के ख़िलाफ़ कोई मजहबी या दीगर हिजान पैदा कर रहे हों, वो इनके टारगेट होते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि रियासत के भी अपने मफादात महफूज होते हैं, तो लिहाजा ये बाकायदा एक टास्क के तौर पे इस काम को कराया जाता है। अभी जो है मेरे मोहतरम दोस्त ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, पार की, कि भाई पार करा देना। तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि उसको इस दुनिया से दूसरी दुनिया भेज देना। उसके अलावा इनकी अपनी कुछ इस्तिलाहें होती हैं कि जैसे हाफ फ्राई, डबल फ्राई, और यानी मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं। जावेद साहब, विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा हसास टॉपिक है, ऐसा क्यों होता है और इसका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जावेद अजीज मसूदी और नईम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि टास्क दिया जाता है नॉर्मली, क्योंकि इस हवाले से बड़ा लिखा गया, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया, तो जो चीज़ें सामने आई हैं, नॉर्मली इस तरह का टास्क जो है वो किसी सीएसपी ऑफिसर को नहीं दिया जाता, कि जो सिविल सर्विस करके और एएसपी अपॉइंट होते हैं उनको इससे ज़रा दूर रखा जाता है, बल्कि ये रैंकर्स को दिया जाता है। जी जी, रैंकर्स लेवल के उसमें। ये क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है कि सीएसपी ऑफिसर्स जो हैं ये तो हैं पॉलिसी मेकर्स, और जाहिर है कि ये अफसरशाही हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिसी तो वहीं से बनती है और ये इन पर्सन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सियासी बुनियादों पे अगर आप कराची की मिसाल ले लें तो नसीरुल्लाह बाबर के दौर में बाकायदा तौर पे उस वक्त की वज़ीर आज़म ने उनको ये टास्क दिया। उन्होंने फर्दर ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को कि जो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे उनको नवाजने के लिए या उन पे हाथ रखा, और उन्होंने बेदरे यानी यहाँ कत्लो गरत गरी की, जिसमें कई मासूम लोगों की मावराए अदालत, मावराए कानून। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कई तो ऐसे लोग हैं कि जिनके मुतालिक ये बात मीडिया में भी मशहूर है कि उनको मारे खौफ के नींद नहीं आती थी, बग़ैर नशे के वो अपनी सर्विस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको बाकायदा तौर पे ये टास्क दिया गया। ये अलग बात है कि कुछ अरसे के बाद वही लोग अपने ही
तीर का शिकार हो गए। हाँ, वो जाहिर है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी नहीं मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि मैं बात कर रहा था बड़ा किया जाता है, लेकिन एक अमूमी जो रवैया है मुआशरे का, वो इस हवाले से क्या है? क्या क्योंकि जो स्टोरी पोर्ट्रे की जाती है, मिसाल के तौर पे अगर कोई जिनसी जराइम में खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो मुआशरा वैसे ही एक गम गुस्सा पाया जाता है, और जब ये कहा जाए कि ये अपने अंजाम को पहुंच गया तो शायद मुआशरा भी उस चीज़ को कबूल कर लेता है, क्योंकि मुआशरा भी ये कहता है कि जनाब जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। पहले आप ये समझ लें कि ये जुमला जो कहा ना मेरे भाई ने, मोहतरम ने, कि जी ये सीएसपी अफसर जो हैं, जो डायरेक्ट करके आते हैं कंपटीशन क्लियर, वो नहीं करते ऐसा, कि उनका ये मखसूस लोग हैं। मैंने बिल्कुल रिसर्च किया इस पे, 4 से 5% लोग होते हैं पुलिस में, पूरे पाकिस्तान की रिसर्च चाहिए, हर सूबे में 4 से 5% लोग होते हैं जो पुलिस मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। फेक, जैसे मनसूबाबंद कह रहा हूं, हर शख्स ये नहीं कर सकता। जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं ना, जीओस, गजेटेड ऑफिसर्स, डायरेक्ट जो पीसीएस और सीएसएस करके आए, जो सीएसएस करके आए ऑफिसर, वो कभी इस तरह का रिस्क नहीं लेते। उनका काम होता है हुकूमत में बैठे हुए जो अहले इख्तिदार हैं, उनको राजी करते हैं कि जराइम बढ़ गया है, और उसका वाहिद इलाज ये है कि जाली मुकाबले शुरू करवाए जाएं। फलां गैंग ऑपरेट कर रहा है, यानी उस यू मीन टू से कि उस पॉलिसी में वो भी ऑन बोर्ड होते हैं फिर? यस, आप पूरी बात आप सुनने में समझ आ जाएगी सारी बात। आपके नाजरीन की इत्तला के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जो लोग डीआईजी, इवन आईजी, वो जाके तैयार करते हैं हुक्मरानों को कि हमें मुकाबले की इजाजत दे दें, हम बिल्कुल सही साबित करके मुकाबला करेंगे और जराइम रुक जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाएं, 90s के एंड में 2005 तक ये डेकेड है 10 साल का। इस 10 साल में पंजाब में ये तारीख दोहराई गई, ये कहा गया कि जी आप जाली पुलिस मुकाबले करें, मुकाबले रुक जाएंगे। जब ये कहा गया तो उसके बाद ये असर निकला, इसका जो बैड इफेक्ट हुआ, वो असर ये था कि जब आपने 2, 3, 4, 5 जाली पुलिस मुकाबले किए जिसमें 15 से 20 लोग मरे, तो फिर डाकू लाइफ स्टेक पे आ गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले देखा कि बंदा आसानी से पैसे दे देगा, पर्स पकड़ा देगा, घर के जेवरात हमारे हवाले कर देगा, तो ठीक था। अदरवाइज उसने जरा सी आंख भी ऊंची की, हाथ भी बुलंद किया, तो फौरन उसको गोली मार दी। वो कहते थे कि यू किल द मैन, अदरवाइज यू गेट किल्ड। अगर आप नहीं मारेंगे उसको, उसमें शिद्दत आ गई, और जो खाली डकैती होती थी वो डकैती विद मर्डर होने लग पड़ी। ये असरात नेगेटिव निकले उन पुलिस मुकाबलों के जो हुक्मरानों ने अपनी जराइम से जान छुड़वाने के लिए जराइम की शिद्दत में कमी की गर्ज से करवाए पुलिस मुकाबले। अच्छा, मैं मुकाबले थे। ठीक है, आपकी इस बात को मैं मसूदी साहब की तरफ रखता हूं। ये जो एक रवैया है उमूमी, कराची में भी हम देख रहे हैं, स्नैचिंग में भी लोगों को जो है वो स्पेयर नहीं करते और मार देते, ठीक है, मोबाइल स्नैचिंग के अंदर भी मार देते। तो ये उस शायद उस रद्द-ए-अमल का रद्द-ए-अमल आप कहेंगे? नहीं, उसका ये रद्द-ए-अमल नहीं है, ये तो एक बाकायदा, आपको पता है कि मुझे लाहौर का नहीं पता, कराची में तो ये बाकायदा ये पेड लोग होते हैं जिनसे ये काम लिए जाते हैं। इनका बाकायदा हफ्ता महीना बंधा हुआ होता है, और ये थानों के तमाम SHOs के इल्म में होता है, ऊपर वालों के भी इल्म में होता है। जैसे अभी मेरे दोस्त ने फरमाया, मैं उसी हिसाब से कह रहा था कि ये ब्यूरोक्रेट्स ये पॉलिसी मेकर होते हैं। आपने उसकी मज़ीद वजाहत ये कर दी कि जाहिर है कि ये अप्रूवल लेते हैं वहाँ से। ये जिनकी आप स्नैचर्स की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता कि इनको पुश्त पनाही ना होती तो अभी ईद के दिनों में जो एक मासूम शख्स अपने बच्चों के सामने मज़ामत में मारा गया है, तो उस वक्त पुलिस कहाँ सो रही थी? या ऐसे मुल्ज़िमान को कि जब आवाम उनको किसी मजमे में घेर लेते हैं, स्नैचर को पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं, तो पुलिस उसको क्यों बचा के ले जाती है? उसके बाद उनके मुकदमात कहाँ जाते हैं? ये भी तो एक सवाल है। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि ऐसे में जो है उनका टेक जो है कितना इंपॉर्टेंट है। वर्षा जो है, जो इन मशकूक पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वाले के जो वर्षा हैं, कितने केसेस में आपने देखा कि वो कानूनी जंग उन्होंने लड़ी और उनके साथ इंसाफ हुआ, या फिर वो जो पुलिस? और ये दो तरह के मुकाबले हमने डिस्कस किए। एक मुकाबला है जो सियासी असर और सूख की बुनियाद पर हुक्मरानों की इजाजत से हो जाता है, एक मुकाबला।
दूसरा ये है कि पुलिस अफसरान पैसे लेके मार देते। तीसरा एक और है, वो उसकी किस्म ये है, तीसरी दर्जे की, ये तीसरी किस्म ये है कि बाद अफराद अपने दुश्मनों को खुद अपना फायर मार के हलाक करते हैं, और पुलिस उसके एसएचओ से डील कर ली, डीएसपी से डील कर ली, पुलिस उसको ऑन कर लेती है और पुलिस कहती है हमने मारा। ये तीसरी किस्म। चौथी किस्म और सुन लें। चौथी किस्म जो इन्होंने बताई मौसूफ ने, ये कह रहे हैं जी कि ये पुलिस इनडायरेक्ट फेक मुकाबला करती है। हमारे लाहौर में एक बड़ा मशहूर कत्ल हुआ बालाज, बिला ट्रक वाला का पोता, टीपू ट्रक वाला का बेटा, वो मैंने सारा आई विटनेस अकाउंट है सारे वाक़े का। उसमें एक एहसन शाह उसका मुलजिम था, जो अबेटमेंट का एक 109 का था, सहूलतकार था, मरकजी मुलजिमों का। वो कहा गया एफआईआर में, उसको पुलिस ने मारा वाक़े के कितने माह बाद, रात को 9:21 पे लाहौर का यही महमूद बूटी जिसका मैंने जिक्र किया, महमूद बूटी के कब्रिस्तान में ये कहा गया कि हम उसको बरामदगी की रकम बरामद करने के लिए जा रहे थे। बरामद करने के लिए रात को 9:21 पे कब्रिस्तान में गए। उस कब्रिस्तान में रोशनी नाम की कोई शय नहीं है। एग्जैक्टली वहां एक हाथ दूसरे को सुझाई नहीं देता। पुलिस ने यह कहा कि जब हम वहां गए तो इस एहसन शाह का भाई रजा शाह अपने साथियों समेत आया और उसने फायर मारे। रात की तारीकी में जो फायर मारे वो डायरेक्ट सीने पे लगे, दिमाग में लगे, मुंह पे लगे एहसन रजा शाह के। हाँ, पुलिस को कुछ नहीं लगा, उसी को लगा, जिसको छुड़ाने आए थे उसी को सारे फायर लगे। सारे फायर उसी को लगे। हाँ। उसी को मारा। रात की तारीकी में उन्होंने पहचान लिया कि हमारा भाई ये, हमने इसी को मारने आए हैं हम। बजाय इसके कि पुलिस वाले को किसी को फायर लगता, उन्होंने उसको मार दिया। आप ये देखें कि बरामदगी की रकम 1.5 साल बाद, 1.5 साल पहले रकम दी थी उसने सहूलतकार के लिए, सहूलतकारी की, जिसे हम अपनी जबान में जो है वो कहते ही हैं कि सिपारी पकड़ी है। सिपारी पकड़ी थी उसने, आपकी जबान में सिपारी पकड़ी थी उसने 1.5 साल पहले। 1.5 साल बाद उसी कब्रिस्तान से वो दफना के गया था कब्र के तौर पे उसको। 1.5 साल बाद रात की तारीकी में 9:21 पे वो उसे बरामद करने आए, और उसके साथी आए जिनको ये पता था कि हमारे बरामद कराने लाए हुए हैं। उनको किसने, अहमद ने बताया था कि तुम्हारा भाई वहां आ रहा है, ठीक, आ जाओ। बहरहाल ये टॉपिक इतना बड़ा है सर, ये मामला इतना संगीन है, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे जो है अवामी शऊर, बेदारी, पूरी मुहिम, और उन सबसे बढ़कर आपके जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो इंतहाई ज़रूरी है। आपका पुलिसिंग जो रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, वो इंतहाई ज़रूरी है। वरना ये पूरा सिस्टम है, और ये पूरे इस सिस्टम के अंदर जो बैठा है माफिया, वो इस पूरे निज़ाम को खा रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि इस पूरे निज़ाम का ही इनकाउंटर कर रहा है, इस पूरे निज़ाम का ही मुआवरा अदालत कत्ल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपका भी, और डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी साहब आपका भी, आप दोनों प्रोग्राम में शरीक रहे। और नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे महंगाई जो कि इस वक्त 59 सालों की कम तरीन सतह पर आ गई है। हकीकत क्या है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। हुकूमत अवाम को मुबारकबाद दे भी रही है और अपनों से मुबारकबाद ले भी रही है, और वजह यह है कि जनाब मार्च 2025 यानी पिछले महीने के जो इन्फ्लेशन नंबर आया वो 0.7% का आया, और जो पिछले साल यानी मार्च 2024 में 20.7% था। तो बड़ा ड्रास्टिकली जो है वो गिरी है, महंगाई कम हुई है। क्या ये महंगाई कम हुई है या फिर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है? और अगर सिर्फ रफ्तार कम हुई है तो महंगाई इस वक्त कहां पर है, ये मैं जानूंगा। अली खिजर असलम जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें बताइए कि भाई कितनी कमी हुई है इस वक्त महंगाई में, जो हर तरफ से मुबारकबादें दी और वसूल की जा रही हैं? देखिए, महंगाई में कमी हुई है। महंगाई 0.7% पे आई है साल की, इसमें कुछ शक नहीं है, बट ये मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है। आपने जैसे बताया पिछले साल 20.4% इस महीने थी। आप अगर पिछले 2 साल की इन्फ्लेशन देखें तो 30% और 25% इन्फ्लेशन रही है। आप उससे पहले 2021 से 2024 तक देखें तो फूड प्राइसेस मोर देन डबल हो गई थी। जब इतनी तेजी से कीमतें गिरती हैं और आपका शराय जो है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जब वो नेगेटिव में चली जाती है, आप देखें 2023-24 में आपकी 22-23 में नेगेटिव थी, 23-24 में जो है 0% तकरीबन ग्रोथ थी, और अभी भी पहले हाफ में आप देखें तो 1.7 ग्रोथ है। आपके अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के 20 में से 12 आइटम जो है वो अपनी पीक से अभी भी नीचे हैं जो 2021 के अंदर थे।
तो जब इस तरह की हालात होंगे तो उसमें महंगाई की शरह कम होनी तो है। इसको हम यही कहेंगे कि जब लोगों की डिमांड ही मर जाएगी, उनकी परचेसिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी कम होगी। ओके, यानी यूं कहें सर, यूं कहें कि महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई, और चूंकि कुव्वत खरीद नहीं हुई, वो नहीं कर पाए, लिहाजा वो चीजें उनकी जो है प्राइस नीचे आना शुरू हुई। ये मुझे बताइए कि हमेशा पूरे रमजान हमने देखा कि हर चीज जो है वो इंतहाई महंगी थी, तो ऐसे में मार्च के जो नंबर हैं अगर इन्फ्लेशन के कम आए तो वो कैसे हो गया? ये तो लग रहा है कि पूरा का पूरा जो महंगाई का जिन था उसको बोतल में डाल दिया हुकूमत ने। नहीं, देखिए एक महीने के नंबर को आप इस तरह देखते, जैसे कि फरवरी 25 से मार्च 25 में कीमतें जो बढ़ी हैं 0.9% बढ़ी हैं, और अगर मार्च 24 से मार्च 25 तक 0.7 बढ़ी है। आयरनी ये देखें कि एक महीने में ज्यादा कीमत बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि वो बेस इफेक्ट जो है वो अपनी वो प्लेस में था और उसकी वजह से हुआ है। सो एक महीने के नंबर को इस तरह देखना चाहिए। यकीनन रमजान के अंदर आप फ्रेश फ्रूट देखें, आप उसके अंदर और कुछ वेजिटेबल्स देखें और कुछ फूड की आइटम्स देखें, शुगर वगैरह देखें, तो उसमें ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है। 20-30% बढ़े हैं, अंडे भी बढ़े हैं, ये चीजें बढ़ी हैं। चीनी तो ये बात नहीं, चीनी क्यों भूल गए मेरे भाई? चीनी शुगर मैंने बोला था ना, शुगर अच्छा। अंग्रेजी में चीनी को ही कहते हैं। तो शुगर जो है या चीनी जो है वो भी 12% बढ़ी थी। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, तो वो बढ़ रही थी, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखें तो इन्फ्लेशन का नंबर कम आया। लेकिन अगर दूसरा ये देखें कि भाई आप एजुकेशन पे, हेल्थ के अंदर, इन सब की इन्फ्लेशन अभी भी डबल डिजिट है। मसलन कि अब सीपीआई के अंदर एजुकेशन का वेट है 3.5%। मेरे भाई आप अपने घर का जब आप वो बजट निकालते हैं तो क्या बच्चों की भी सिर्फ 3.5% पे करते हैं? अर्बन लोग ज्यादा पे करते हैं। उसमें अभी भी इन्फ्लेशन 10-12% की है, और हेल्थ की इन्फ्लेशन भी 12-14% की है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे है। दूसरा कोर इन्फ्लेशन जो देखते हैं वो अभी भी 9% पे है। तो इन्फ्लेशन कम तो हुई है, लेकिन आसानी लोगों के लिए अगर मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो जनाब पाकिस्तान में वो जो एक फिनोमिना होता था सपोर्ट प्राइस वाला, पर्टिकुलर गंदम के केस में, तो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं हुई, उसके बाद मतलब उस फिनोमिना को ख़त्म करने के बाद 30% जो है वो गंदम की कीमत में कमी हुई है। इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी कहा जा रहा है कि चूंकि प्राइसेस कम हुई हैं तो लोग या फार्मर, हमारी जो कम्युनिटी है वो डिस्करेज हुई है टुवर्ड्स गंदम की काश्त। तो इसका एक स्पाइरल इफेक्ट जो है वो आगे आने वाले सालों में देखा जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा। ऑलरेडी आप अगर देखें कि पिछले साल जो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी, उसकी वजह से फार्म इनकम बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। उसके वजह से फार्मर की या पूरी रूरल इकोनॉमी की जो वाइब्रेंसी है वो बड़ी रिड्यूस हुई है। उनकी स्पेंडिंग पावर खत्म हुई है, मनी सप्लाई की ग्रोथ कम हो गई है। वो गाड़ियां खरीदते थे, ट्रैक्टर खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे, खाना पीना लेते थे, बहुत चीजें करते थे। उनकी स्पेंडिंग उस तरह नहीं रही है। इससे ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ भी कम रही है और उससे इन्फ्लेशन कमी आने भी रही है। बट ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और इस साल भी सपोर्ट प्राइस नहीं आएगी। फार्मर पैसे कम कमा रहे हैं, फार्मर गंदम कम लगा रहा है, फार्मर की आगे इनपुट के करने के पैसे नहीं है। तो वो एक बड़ा ही मसला पड़ा हुआ है जिसको भी कई साल लगेंगे ठीक होने में, और उस सालों तक लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि सपोर्ट प्राइस खत्म की है, क्योंकि ये मैकेनिज्म को इतना अच्छा नहीं था। लेकिन इसको ठीक होने में काफी टाइम अभी लगेगा। बट हिस्टोरिकली हमने देखा कि पाकिस्तान में आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अगर नोज डाउन हुआ है, आपका सर्विसेज सेक्टर जो है वो नोज डाउन हुआ है, लेकिन अकेला आपका एग्रीकल्चर खड़ा हुआ है, तो उसने सबको सपोर्ट किया। ये अब एग्रीकल्चर सेक्टर को आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? अब एग्रीकल्चर भी नोज डाइव कर रहा है, जैसे आपने बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर पहले ही नोज डाइव कर गया था, तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के करने से बाकी चीजें जो उठ रही हैं, थोड़ी बहुत अर्बन में जो ग्रोथ आ रही है वो सबड्यूड हो गई है, क्योंकि रूरल इकोनॉमी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और इसी वजह से बहुत सारी चीजें आप देखें एलएसएन की अभी भी नेगेटिव है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी रूरल है, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट फोर्स रूरल है, और पाकिस्तान की ज्यादातर डिमांड भी रूरल से आती है। तो वो बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि मैं और आप शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने वाले को इतना एहसास नहीं होता इस चीजों का कि फार्मर किस तकलीफ से गुजर रहा है। दूसरा, शहरों में भी देखें तो कंस्ट्रक्शन बड़ी स्लो डाउन है। कंस्ट्रक्शन में 13-14%
डिप आया है। और कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है अर्बन में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, जो नौकरियां नहीं आती हैं, जो रोजगार के मौके लोगों को मिलते हैं, वो बहुत कम हो चुके हैं। व्हाट एग्जैक्टली अली, जब हम देखते हैं कि आपकी जीडीपी ग्रोथ कुछ भी हो, कितने भी परसेंट हो, लेकिन आपका जो बर्थ रेट है वो उससे ज्यादा है, तो आपकी तमाम तर मुआशी आदात और जो पॉजिटिविटी है वो निगेट हो जाती है। ये कितना बड़ा फिनोमिना है? देखिए जी, आपका जीडीपी पर कैपिटा होता है ना, जब आपकी पिछले तीन साल में ग्रोथ आपकी टोटल एक दिन में मिला के 3 सालों में 2 साल ग्रोथ नहीं है, जबकि पॉपुलेशन 6% से ग्रो कर गई है, let's say हर साल 2 साल करती है मोटी मोटी हिसाब से, तो जाहिर बात है आपकी तो जब जीडीपी पर कैपिटा गिर रहा है, तो लोगों की परचेजिंग पावर गिर रही है, तो जिस तरह चीजें जो पहले लेते थे वो नहीं ले सकते थे। यानी कि आप अगर एक मजदूर की रियल वेज देखें तो वो 2017 के अंदर जिस लेवल पे थी, उस लेवल पे अगर हर साल 10% इंक्रीज भी होती रहे वेजेस, तो फिर भी वो 2030 में जाके होगी। तो इस कदर मुश्किल में मजदूर इस वक्त बैठा है, इस कदर मुश्किल में लोग बैठे हैं। मिडिल क्लास को देखिए, इमरान आप कौन सी गाड़ी खरीदते थे, आज आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। इमरान आप जो फॉरेन ट्रिप करते थे, आज वो फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। आज आप अपने बच्चों को लेके कितना बाहर खाने खा सकते हैं। भाई कुछ अपने ऊपर भी रख लो, सारा इमरान के ऊपर ही डाल रहा हो मेरे भाई। मिसालों में ही सही क्यों एफबीआर को मेरे घर भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असल में आप आने वाले प्रोग्राम में आपसे जो है वो जो ट्रम्प की टैरिफ वॉर है इसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया उसके ऊपर भी। लेकिन हम अगले आने वाले प्रोग्राम में अली खजर असलम जो कि डायरेक्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के रिसर्च डिपार्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।